पूरी दुनिया में वायरस फैल गया और लोग इस वायरस की वजह से ज़ॉम्बी में बदलने लगे। ज़्यादातर सभी इंसान अभी हैवान बन चुके हैं। जिन लोगों में इंसानियत बच गई वो इस खतरनाक दुनिया में जिंदा रहने के लिए आए दिन अपने आप को आने वाली चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन अब से 28 साल पहले जिस दिन वायरस की शुरुआत हुई, हमने कुछ बच्चों को टीवी देखते हुए देखा। तब जेमी नाम के एक मासूम बच्चे की मां ने इन सब बच्चों को रूम में लॉक कर दिया, क्योंकि रूम के बाहर तबाही का मंजर है और ये मासूम बच्चे इस खतरे से अनजान है। जेमी की मां रूम के अंदर वापस नहीं आई तो जेमी रूम का दरवाजा खोलकर बाहर गया। जैसे ही वो बाहर गया उसने देखा उसकी मां को ज़ॉम्बी ने काट लिया। उसकी मां ने बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो इन बच्चों को सेफ नहीं रख पाई। खून से लथपथ जेमी की मां ने कहा, यहाँ से दूर भाग जाओ बेटा। जेमी ने अपनी मां को बचाने की सोची, पर अब देर हो चुकी थी। इसलिए जेमी वहां से भागकर चर्च में अपने डैड के पास गया। उसके डैड ने जेमी से कहा, ये जो भी हो रहा है इससे तुम मत डरो बेटा, इसका होना पहले से तय था। फिर जेमी के डैड ने उसको छुपने के लिए भेज दिया और खुद को खुशी खुशी हैवानों के हवाले कर दिया। जेमी ने अपने डैड को अपनी आंखों के सामने ज़ॉम्बी बनते हुए देखा। 28 साल बीत गए और हमने एक आइलैंड देखा जो समुद्र के बीच में है, और इंसानों ने अपने लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढ निकाली। यहाँ हमने स्पाइक नाम के एक लड़के को देखा। वो अपने पिता जेमी के साथ रहता है। स्पाइक की माँ की दिमागी हालत एक अनजान बीमारी का शिकार है। उसकी माँ की तबीयत ठीक करने के लिए इस आइलैंड पर डॉक्टर जिंदा नहीं बचा। स्पाइक 12 साल का हो गया और अब उसे ज़ॉम्बी का शिकार करके अपने आप को साबित करना होगा। इसलिए जेमी आज उसे आइलैंड से बाहर शिकार पर ले जाएगा। ये बात स्पाइक की माँ को पता चली तो वो जेमी के ऊपर भड़क गई, क्योंकि स्पाइक की माँ अपने बेटे को आइलैंड के बाहर नहीं भेजना चाहती। उसकी माँ आइलैंड के बाहर के खतरों से पूरी तरह वाकिफ है और वो अपने बच्चे को सुरक्षित रखना चाहती है। उसकी माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं होती, वो बहुत डरी हुई रहती है। इसलिए स्पाइक को स्कूल जाने के लिए कहती है और जेमी के ऊपर स्पाइक को आइलैंड से बाहर ले जाने वाली बात पर गुस्सा करती है। स्पाइक भी अपनी माँ को डरे हुए नहीं देख सकता, इसलिए उसने अपनी माँ से कहा, मैं शिकार पर नहीं स्कूल जा रहा हूँ माँ। इसके बाद उसकी माँ आराम से सो गई। फिर स्पाइक अपने पिता जेमी के साथ शिकार पर निकल गया। आज स्पाइक की जिंदगी का बहुत बड़ा दिन होता है, क्योंकि आज वो पहली बार आइलैंड के बाहर अपने कदम रखेगा। आइलैंड पर रहने वाले सभी लोगों ने स्पाइक का हौसला बढ़ाया और शिकार करके जिंदा लौट आने की शुभकामनाएं दी। इस आइलैंड के पुराने शिकारियों ने स्पाइक को आइलैंड के बाहर जाने के बाद के नियम बताए। अगर तुम आइलैंड के बाहर खो गए या वापस नहीं लौटे तो कोई तुम्हें ढूंढने के लिए आइलैंड के बाहर नहीं आएगा। यहाँ से बाहर निकलने के बाद तुम्हें बचाने के लिए आइलैंड से कोई बाहर कदम नहीं रखेगा, क्योंकि हमारे बहुत से शिकारी पहले ही मारे जा चुके हैं। स्पाइक अपने डैड जेमी के साथ है, जो बचपन से अपने बेटे स्पाइक को शिकारियों का हुनर सिखाते आए हैं। आने वाले खतरों से अनजान स्पाइक अपने डैड के साथ सीना चौड़ा करके आइलैंड से बाहर निकल पड़ा। ये एक पुल से होते हुए आइलैंड से बाहर निकलने लगे। ये पुल का रास्ता समुद्र में पानी का बहाव कम होता है तभी दिखाई पड़ता है। जैसे ही समुद्र के पानी का बहाव ज्यादा होता है ये रास्ता पानी के नीचे गायब हो जाता है। इस रहस्यमयी रास्ते से होते हुए ये इस समुद्र को पार कर लेते हैं, लेकिन जब पानी का बहाव बढ़ जाता है तब इस रास्ते से होते हुए कोई भी आइलैंड पर वापस नहीं आ सकता। स्पाइक अपने डैड के साथ मैनलैंड नाम की जगह पहुंच गया। ये लोग गांवों से दूर जंगल में सफर करने लगे। जंगल में उनको रेंगने वाला ज़ॉम्बी दिखा। इस नस्ल के ज़ॉम्बी स्लो होते हैं, जो इंसानों के पीछे दौड़ नहीं सकते, इसलिए उनको इस ज़ॉम्बी से कोई खतरा नहीं होता। जेमी ने अपने बेटे स्पाइक को अंदर के डर से लड़ना सिखाते हुए उस ज़ॉम्बी का शिकार करने को कहा। स्पाइक ने तीर कमान निकाल कर ज़ॉम्बी की गर्दन पर तीर दाग दिया और आज अपना पहला शिकार करा। वो ज़ॉम्बी मरने से पहले चिल्लाया तो आसपास और भी ज़ॉम्बी आवाज सुनकर उनके ऊपर हमला करने लगे, लेकिन जेमी ने एक एक करके सबको निपटा लिया।
ये दोनों जंगल में और आगे बढ़ने लगे। रास्ते में उनको हिरणों का बहुत बड़ा झुंड दिखाई दिया। वो वहां से आगे बढ़े और उनको एक पुराना घर दिखाई दिया। वो दोनों घर में जाके जरूरत का सामान ढूंढने लगे। तब उनको अंदर कमरे से कौवे के चिल्लाने की आवाज आई। दोनों ने अंदर जाके देखा तो उनको उल्टी लटकी हुई लाश दिखाई दी जिसको कौवे नोच रहे थे। इंसानों की आहट से उस लाश में हलचल हुई। शायद किसी ने उस आदमी को यहाँ ज़ॉम्बी बनने के लिए छोड़कर सजा देने के लिए लटकाया हुआ है। जेमी अपने बेटे से इस ज़ॉम्बी के ऊपर तीर चलाने को कहता है, लेकिन स्पाइक इस बार घबरा गया और तीर नहीं चला पा रहा। तो जेमी अपने बेटे पर बार बार तीर चलाने को चिल्लाया। फिर स्पाइक ने तीर चलाकर ज़ॉम्बी को मार दिया। फिर वो दोबारा जंगल की ओर बढ़ने लगे जहां उनको बुरी तरह से खाई हुई लाश दिखाई दी। जेमी ने अपने बेटे को उस लाश को देखते हुए रहने को कहा क्योंकि उसे अब इन सब से डरना छोड़ना होगा। यहाँ से कुछ दूर उनको हिरन का कटा हुआ सर पेड़ में फंसा हुआ दिखाई दिया। जेमी समझ गया कि ये काम अल्फा का है। अल्फा बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। अल्फा का शरीर बाकी सब ज़ॉम्बी से बहुत बड़ा और ताकतवर होता है। अल्फा में सोचने की भी ताकत होती है जो अल्फा को बाकी सभी ज़ॉम्बी से अलग बनाती है। अल्फा के आसपास होने का खतरा महसूस करके जेमी ने अपने बेटे को यहाँ से जल्दी आइलैंड लौट जाने को कहा। वो घर की तरफ लौटते हुए एक खुले मैदान में पहुंचे। वो चारों ओर देख के जल्दी जल्दी खुला मैदान पार करने लगे। तब सामने की ओर अल्फा ज़ॉम्बी और उसका झुंड दिखाई दिया। जेमी ने कहा हमें इनसे दूर भागना होगा। जितना जल्दी हो सके भागो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। तभी अल्फा ने बाकी ज़ॉम्बीज को इन दोनों के ऊपर हमला करने का आदेश दिया। सब ज़ॉम्बी अल्फा के इशारों पर इन दोनों के पीछे लग गए। वो दोनों फुल स्पीड में भागे और रास्ते में जेमी ने कुछ ज़ॉम्बी को मार गिराया। उसका बेटा दौड़ते हुए ज़ॉम्बी को मार नहीं पाता क्योंकि वो इतने सारे ज़ॉम्बीज को हमला करते देख बहुत डर गया और उसका एक भी तीर निशाने पे जाके नहीं लगा। थोड़ी दूर वो एक घर के अंदर चले गए। ज़ॉम्बी पीछा करते हुए घर तक पहुंच गए। जेमी ने काफी ज़ॉम्बीज को तीर कमान से मार दिया, लेकिन और भी बहुत सारे ज़ॉम्बी उनके पीछे थे। वो दोनों जल्दी से जल्दी घर के ऊपर चढ़कर अपनी जान बचा लेते हैं। जेमी ने कहा आज की रात हम यहीं गुजारेंगे क्योंकि अगर हम बाहर गए तो ये ज़ॉम्बी हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि अल्फा हमारे ऊपर नजर रख रहा है। स्पाइक ने अपने पिता से कहा ये सब मेरी वजह से हुआ क्योंकि मैं एक भी ज़ॉम्बी को मार नहीं पाया। जेमी ने कहा तुम ऐसा मत सोचो, तुम बहुत बहादुर हो। मैंने तो अच्छों को ऐसे टाइम पर तीर कमान छोड़कर भागते हुए देखा, पर तुमने तो ज़ॉम्बीज का सामना किया, भले ही तुम्हारे तीर निशाने पर नहीं लगे। कुछ देर बाद स्पाइक ने दूर दक्षिण की तरफ जंगल में आग चलते हुए देखी। उसने अपने पिता जेमी को इस बारे में पूछा तो जेमी ने बताया मैं उस ओर कभी नहीं गया, मैं नहीं जानता ये आग किसने जलाई। फिर वो उसी घर में सो गए। कुछ देर बाद वो हिरणों का झुंड इस घर के पास से दौड़ते हुए गुजरा, इसलिए घर की इमारत कमजोर हो गई और घर की छत गिरने वाली होती है क्योंकि ये घर बहुत पुराना हो गया। दोनों बाप बेटे जल्दी से घर से बाहर निकल गए। जेमी ने कहा बेटा हम यहाँ नहीं रुक सकते, हमें वापस अपने घर लौटना होगा। लेकिन आइलैंड जाने का रास्ता पानी के बहाव के तेज होने की वजह से पानी के नीचे डूब गया। लेकिन जेमी ने कहा वो पानी घुटनों तक ही होगा, हमें किसी भी तरह इसे पार करना होगा। फिर वो दोनों भागकर समुद्र के पास पहुंच गए। ये दोनों रास्ते को पार करने लगे और बहुत खुश होते हैं कि हमारा घर आ चुका है। लेकिन दूसरी ओर अल्फा ने इनको देख लिया और वो भागता हुआ इनके पीछे आ रहा होता है। जेमी और स्पाइक घर के नजदीक पहुंचकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखते हैं उनको तेजी से अल्फा अपनी ओर आते हुए दिखाई देता है। तब वो दोनों बहुत डर जाते हैं और घर की ओर तेजी से भागते हैं। वो ज़ॉम्बी यानी अल्फा बहुत तेज भाग रहा होता है। बीच रास्ते में स्पाइक गिर जाता है। अब इन दोनों के पास में तीर भी नहीं बचे होते, इसलिए ये दोनों अल्फा का सामना भी नहीं कर पाएंगे। दोनों किसी तरह दरवाजे के पास पहुंच गए और जेमी ने सीटी बजाकर
दरवाजे के अंदर सो रहे शिकारियों को अपनी हेल्प के लिए बुलाया। अब सारे शिकारी नींद से जागकर अलर्ट हो गए। अल्फा इन दोनों के बहुत करीब पहुंच गया और उनके ऊपर हमला करके उनको मारने वाला होता है। तभी उनके साथी इस ज़ॉम्बी को मारने में कामयाब हो जाते हैं। अल्फा इनसे बहुत ही मुश्किल से मरता है, लेकिन जेमी और स्पाइक की जान बच गई। स्पाइक पहली बार मेनलैंड के जंगलों में शिकार के लिए गया, इसलिए वापस लौटने पर जश्न मनाया गया। जश्न के माहौल से दूर आके स्पाइक ने अपने पिता को देखा जो किसी और की पत्नी के साथ में है और जेमी उस औरत के साथ संबंध बनाता है। स्पाइक ये सब देख लेता है, इसलिए वो अपनी मॉम के पास में आ गया। उनके घर में सैम नाम का आदमी भी रहता है। स्पाइक ने सैम से बात करी। उसने कहा, मैं यहाँ मेरी माँ का हालचाल जानने के लिए आया हूँ। सैम ने कहा, आज तुम्हारे लिए जश्न मनाया जा रहा है तो वो सब तुम्हें एंजॉय करना चाहिए। लेकिन स्पाइक ने कहा, मुझे जश्न में नहीं जाना और पूछा, मैंने जंगल में आग जलते हुए देखी, मुझे नहीं पता कि वो आग किसने जलाई। तो सैम ने कहा, शायद वो आग डॉक्टर कैल्सन ने जलाई थी। कैल्सन मेरा अच्छा दोस्त था, बहुत साल हो गए हम दोनों को मिले हुए। हम दोनों साथ में काम करते थे, लेकिन मैं इस आइलैंड पर आ गया और वो वहीं पर रुका रहा। मुझे नहीं पता था कि वो अभी तक जिंदा है। अगली सुबह जेमी अपने घर पर आया तो उसका बेटा स्पाइक उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। उसने कहा, आप तो दूसरी औरत के साथ रहते हो, आपको मेरी मॉम की कोई भी फिक्र नहीं। आज के बाद हम दोनों को अकेला छोड़ दो, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं। स्पाइक ने ये भी कहा कि आपने डॉक्टर कैल्सन के बारे में मुझसे झूठ बोला, वो मेरी मॉम का इलाज कर सकते हैं, लेकिन आपने मुझे इस डॉक्टर के बारे में क्यों नहीं बताया। तो उसके पिता ने कहा, वो डॉक्टर नहीं बल्कि एक पागल इंसान है। हमने उसे बहुत साल पहले जंगल में देखा था। वो वहाँ पर बहुत सारी लाशें इकट्ठी करके उनको आग में जला रहा था। उसने हमारी ओर देखकर हमें पास बुलाने का इशारा किया, लेकिन हम डर गए और वहाँ से भाग आए और उस दिन के बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। लेकिन फिर भी अपने बाप को दूसरी औरत के पास देखने के बाद स्पाइक ने जेमी को खुद से और माँ से दूर कर दिया। फिर अगली सुबह स्पाइक ने एक जगह पर आग लगा दी और सभी को उधर आग बुझाने के लिए भेज दिया। वहाँ जो लोग दरवाजे पर निगरानी रख रहे थे वो भी आग बुझाने चले गए। फिर स्पाइक चोरी छुपके अपनी मॉम के साथ दरवाजे को पार करके मेनलैंड की ओर निकल पड़ा। उसने अपनी माँ से कहा, दूर जंगल में एक डॉक्टर है जो आपका इलाज कर सकता है और इसीलिए मैं आपको उसके पास ले जा रहा हूँ। अब ये दोनों एक खतरनाक और लंबे सफर पर निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद रात होने वाली होती है, इसलिए वो लोग एक खंडर घर की तरफ गए और वहाँ स्पाइक ने अपनी माँ को सो जाने को कहा और वो वहाँ बैठकर नजर रखने लगा। लेकिन वो एक छोटा बच्चा होता है, इसलिए उसे निगरानी करते हुए नींद आ जाती है। तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी धीरे धीरे रेंगते हुए उसके पास आने लगता है। वो ज़ॉम्बी स्पाइक के बहुत करीब और बहुत करीब आ गया। वो स्पाइक को खाने ही वाला होता है कि तभी उसकी मॉम उस ज़ॉम्बी को मार देती है। जब सुबह स्पाइक की आंख खुलती है तो उसको एक ज़ॉम्बी मरा हुआ दिखाई दिया। स्पाइक ने पूछा, इसको किसने मारा? तो उसकी माँ ने कहा, मुझे नहीं पता, क्योंकि उसकी माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं होती, इसलिए उसे कुछ ज्यादा याद नहीं रहता। दूसरी ओर मेनलैंड के जंगलों में हमने कुछ सोल्जर को देखा जो यहाँ अक्सर आते जाते रहते हैं ताकि वो ज़ॉम्बीज का सफाया कर सके। लेकिन आज उनके पीछे ज़ॉम्बीज की पूरी आर्मी लग गई। वो उनके ऊपर गोलियां बरसाने लगे, लेकिन ज़ॉम्बीज ने रुकने का नाम नहीं लिया और वो सोल्जर के पास पहुंचकर उनको काटने लग गए। अब सोल्जर भी ज़ॉम्बी में बदल गए। लास्ट में सिर्फ एक सोल्जर जिंदा बचा जो वहां से दूर भाग गया। स्पाइक और उसकी माँ इलाज कराने के लिए सरसों के खेतों से होते हुए डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तब स्पाइक की मॉम
उसे अपना पिता बुलाने लगी क्योंकि उसकी माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं होती। फिर उसकी मॉम खड़े खड़े अकेले में बातें करने लग गई। तभी स्पाइक को पीछे से एक जॉम्बी आते हुए दिखाई दिया। तब हमें पता चला कि ये जॉम्बी कोई और नहीं बल्कि सिलियन मर्फी है, जिसको मूवी के पिछले पार्ट के अंदर जॉम्बीज ने काट लिया था। फिर स्पाइक ने इस जॉम्बी को मार दिया। दोनों यहाँ से आगे बढ़ने लगे, लेकिन और भी बहुत सारे जॉम्बीज उनके पीछे पड़ गए। वो दोनों भागते हुए गैस स्टेशन के अंदर छुप गए। अंदर चारों तरफ गैस फैली हुई होती है। फिर जॉम्बी भी दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए और इन दोनों को मारने वाले होते हैं। तभी वहाँ वो सोल्जर आ गया जो अकेला जिंदा बच गया था। उसने दोनों को जमीन पर लेटने को कहा और फिर फ्री फायर कर दी, जिससे गैस में धमाका हुआ और सारे जॉम्बी मारे जाते हैं। स्पाइक और उसकी मॉम जिंदा बच गई क्योंकि गैस जमीन से ऊपर फैली हुई थी। वो नीचे लेट गए इसलिए आग उनको जला नहीं पाई। इसके बाद वो सोल्जर भी इनकी टीम में शामिल हो गया। सोल्जर ने स्पाइक को बताया कि मैं स्वीडन से आया हूँ। अक्सर हम इस इलाके की जांच करने यहाँ पर आते रहते हैं, लेकिन इस बार मेरी पूरी टीम मारी गई। मैं अकेला जिंदा बचा हूँ। मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। ये लोग बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाकर ये अपना कैंप लगाते हैं और आराम करते हैं। स्पाइक अपने साथ खाने के लिए बहुत सारे एप्पल लाया था। फिर वो एप्पल खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। सोल्जर के पास एक फोन भी होता है। हालांकि स्पाइक ने अपनी जिंदगी में कभी फोन नहीं देखा, इसलिए उसे हैरानी हुई कि ये भला क्या चीज है। स्पाइक ने सोल्जर को बताया कि मेरी मॉम बीमार रहती है, इसलिए मैं उसे डॉक्टर के पास इलाज कराने लेकर जा रहा हूँ। इसके बाद मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर पर ले जाऊंगा। तुम वहाँ पर हमारे साथ सेफ रहोगे। चलते चलते इन लोगों को एक ट्रेन दिखाई दी। ट्रेन के अंदर से एक जॉम्बी की आवाज आने लगी, इसलिए स्पाइक की माँ एस्ला उस जॉम्बी को देखने के लिए जाती है क्योंकि उसकी माँ दिमाग से कुछ पैदल है। उसकी माँ ने देखा एक फीमेल जॉम्बी जो प्रेग्नेंट है और अपने बच्चे को जन्म दे रही है। एस्ला उस जॉम्बी की मदद करने लगती है। सोल्जर बहुत कंफ्यूज होता है, लेकिन इसमें स्पाइक ने अपनी मॉम की हेल्प करी। वो फीमेल जॉम्बी एक छोटे से बच्चे को जन्म देती है और देखने पर लगता है इस छोटे बच्चे के अंदर वायरस का कोई नामो निशान नहीं होता। कुछ ही देर में बेहोश हुई जॉम्बी माँ को होश आ गया। वो बच्चे के लिए चिल्लाई तो सोल्जर ने डर के मारे उसके ऊपर गोलियां बरसा दी। फिर सोल्जर ये भी जिद करने लगा कि इस छोटे बच्चे को मार दो, ये एक हैवान का बच्चा है। लेकिन एस्ला ऐसा नहीं करना चाहती, वो उस बच्चे को सेफ रखना चाहती है। सोल्जर अपना होश गंवा के एस्ला, स्पाइक और बच्चे तीनों को मारने वाला होता है कि ट्रेन की छत के ऊपर अल्फा आ गया और उसने सोल्जर को मार डाला। अल्फा ने सोल्जर की गर्दन धड़ से अलग कर दी। एस्ला और स्पाइक अल्फा से दूर भागने लगते हैं। अल्फा बच्चे की वजह से इनके पीछे पड़ गया। वो जॉम्बी लेडी को मरा हुआ देख बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया और अपने बच्चे को दूर जाता हुआ देख उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। अल्फा इन दोनों के पीछे भागता है। स्पाइक अल्फा के ऊपर तीर भी चलाता है, लेकिन इन तीरों का अल्फा के ऊपर कोई असर नहीं होता। ट्रेन से बाहर निकलने के बाद अल्फा इन दोनों को मारने वाला होता है, लेकिन तभी एक आदमी वहां आ जाता है जो इस जॉम्बी के ऊपर बेहोशी वाला तीर चला देता है और अल्फा एक जगह पर अफीम के नशे में सुन्न होकर खड़ा हो जाता है। तब हमें पता चलता है कि ये आदमी डॉक्टर कैल्सन है जो इसी जंगल में रहता है। डॉक्टर कैल्सन ने कहा जब तक ये जॉम्बी होश में आए उससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। फिर वो इन दोनों को एक सेफ जगह यानी अपने घर ले जाता है जहाँ पे वो खुद अकेला रहता है। यहाँ पर उसने
बहुत सारी हड्डियों के ढांचे बनाए हुए होते हैं। बहुत सारी खोपड़ियों को उसने एक जगह पर जमाया हुआ होता है। वो कहता है मैं यहाँ पर यही काम करता हूँ। आज काफी सालों बाद मैं किसी और जिंदा इंसान से मिला हूँ। बाकी तो यहाँ चारों ओर ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी आते जाते रहते हैं। स्पाइक ने कहा कि आपको मेरी माँ का इलाज करना होगा। डॉक्टर ने कहा मेरे पास इलाज करने के लिए कोई साधन नहीं है जिससे मैं चेक करके बता सकूं कि तुम्हारी मॉम को क्या बीमारी है। साथ ही स्पाइक ने बताया रास्ते में एक ज़ॉम्बी ने एक बच्चे को जन्म दिया था और हम उस बच्चे को यहाँ पर अपने साथ लाए हैं। ये बच्चा पूरी तरह हेल्दी है, इसके ऊपर वायरस का असर नहीं हुआ। केल्सन ने कहा इस बेबी को दूध की जरूरत पड़ेगी, पानी के सहारे ये केवल कुछ ही दिनों तक जिंदा रहेगा। डॉक्टर केल्सन ने पुरानी तरकीब से स्पाइक की माँ एस्ला की दिमागी हालत चेक करी। काफी देर तक चेक करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा और स्पाइक को बताया तुम्हारी मॉम को कैंसर है और ये कुछ ही दिनों तक जिंदा बच पाएगी। मेरे पास कैंसर का कोई इलाज नहीं है, मैं तुम्हारी माँ का इलाज नहीं कर सकता। स्पाइक बहुत ज्यादा दुखी हो गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि वो इतना दूर खतरनाक सफर करके सिर्फ अपनी माँ का इलाज कराने के लिए आया था, लेकिन यहाँ आने का उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी माँ ने बताया मुझे पहले से पता था कि मुझे कैंसर है, लेकिन मैं ये बात तुम्हें नहीं बताना चाहती थी। मैं चाहती थी कि तुम्हें ये बात किसी और के थ्रू पता चल जाए। डॉक्टर केल्सन ने स्पाइक को समझाया और कहा इस दुनिया में जो भी इंसान पैदा हुआ है उसे एक दिन मरना ही होगा। कोई पहले मर जाता है तो कोई बाद में मर जाएगा, इसलिए तुम अपनी मॉम की मौत पर ज्यादा दुखी मत होना। उसे बहुत ही आसान मौत मिलेगी, लेकिन जिंदा रहते हुए तुम्हारी मॉम को काफी दर्द सहना होगा। इसलिए उसने स्पाइक को समझाया और इस पल को यादगार बनाने के लिए और हमेशा इस दिन को याद रखने को कहा। स्पाइक की माँ ने अपने आखिरी पलों में स्पाइक को अपने गले से लगा लिया और कहा तुम चिंता मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। कुछ देर लाड प्यार करने के बाद डॉक्टर केल्सन एस्ला को दूसरी तरफ ले गया और स्पाइक की माँ को बिना दर्द के मार दिया। कुछ देर बाद वो उसके माँ की खोपड़ी साफ करके ले आता है और स्पाइक से कहता है इस खोपड़ी को वहाँ पर लगाओ जहाँ पर तुम इसे लगाना चाहते हो और एक जगह चुनो अपनी माँ के लिए। इसके बाद वो यहाँ पर लगे खोपड़ियों के ढेर के सबसे ऊपर अपनी माँ के लिए जगह चुनता है और सबसे ऊपर अपनी माँ की खोपड़ी लगा देता है। लेकिन तभी वहाँ पर अल्फा आ गया जिसको डॉक्टर ने बेहोश करा था। स्पाइक डॉक्टर केल्सन के साथ एक जगह खामोशी से छुप जाते हैं, लेकिन ये दिमाग वाला ज़ॉम्बी डॉक्टर केल्सन को पकड़ लेता है। अल्फा अपने हाथों से डॉक्टर केल्सन का मुंह तोड़ने वाला होता है, लेकिन स्पाइक ने हिम्मत दिखाई और अल्फा को बेहोशी वाला इंजेक्शन लगा दिया। फिर डॉक्टर केल्सन की जान बच गई और उसने कहा तुम इस बेबी को अपने साथ ले जाओ और वापस उसी जगह चले जाओ जहाँ से तुम आए थे। इसलिए स्पाइक अपने रास्ते पे निकल पड़ता है। डॉक्टर वहीं पर रुकता है क्योंकि उसे वहीं पर अकेले जिंदगी बिताने में अच्छा लगता है। स्पाइक आइलैंड पर अपने घर की ओर तो जाता है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि स्पाइक छोटी बच्ची को दरवाजे पर छोड़कर वापस जंगल की ओर चला गया। उसने अपने पिता जेमी को खत लिखा। उसने लिखा मैं खुश हूँ, मैं कुछ और दिन अकेले रहना चाहता हूँ, जब मेरा मन होगा तब मैं वापस घर लौट आऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं अकेला रहना चाहता हूँ। मैं एक छोटी बच्ची आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ। ये ज़ॉम्बी के गर्भ से पैदा हुई, लेकिन इसमें वायरस के लक्षण नहीं दिखाई दिए। आप सब इसका ख्याल रखना और मैंने इस छोटी बच्ची का नाम एस्ला रखा है। ये सब देखकर स्पाइक का बाप जेमी जल्दी से दौड़कर मेनलैंड की ओर जाने लगा, लेकिन समुद्र के पास जाने पर पता चला कि पानी का स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया। अब वो इसे पार नहीं कर सकता। फिर हम
हमने स्पाइक को देखा जो एक जगह बैठा हुआ है। वो अब जंगल में अकेला और आगे बढ़ेगा, लेकिन तभी वहाँ ज़ॉम्बी आ गए। वो कुछ ज़ॉम्बीज को मार देता है, लेकिन आगे जाकर देखता है तो रास्ता बंद होता है। तब यहाँ कुछ लोग आए जिनमें से एक लड़के का नाम जिमी है, और ये वही लड़का है जिसको हमने कहानी के शुरुआत में देखा था। जिमी के बहुत सारे दोस्त भी है जो बाकी सभी ज़ॉम्बीज को मार देते हैं। फिर जिमी और स्पाइक एक दूसरे के दोस्त बन गए और स्पाइक इन लोगों के साथ में आगे के सफर पर निकल पड़ा। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इस मूवी की कहानी, कमेंट करके जरूर बताना, और प्लीज मेरे 1K सब्सक्राइब करने में हेल्प करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।